नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री, जिसका एग्ज़ाम आपका 14 फरवरी को होने वाला है, उसके मोस्ट VVI वायरल MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका चाहे आंसर की का वीडियो हो तो आपकी और भी अन्य सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो कंप्लीट आपको करवाई जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग इसके बाद आपका जो PYQ क्वेश्चन का जो वीडियो है बच्चों, जिसमें हम लोग 2012 से लेकर के 2025 तक के जितने भी MCQ क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 200 प्लस MCQ क्वेश्चन बनता है, उसका एक अलग वीडियो आएगा, महातांडव वीडियो, उसे आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। इकोनॉमिक्स में मैंने करवाया था, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आया है। आपको मैंने वो ज्योग्राफी का आज करवाया था, ठीक है। आज जो एग्जाम आप लोगों का हुआ है उसमें भी अधिकतर क्वेश्चन वहीं से देखने को मिला है, ठीक है। तो आगे भी और भी जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको मैं 2012 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन करवाऊंगा और उसी से अधिकतर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो PYQ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार जैक बोर्ड के विद्यार्थियों से कहता हूँ कि जैक बोर्ड में आपका लगभग 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था बच्चों, ये कौन सा था? तो ये आपका एक लोथल था, ठीक है, लोथल था। और ये जो आपका बंदरगाह है ये कौन से राज्य में स्थित था? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। और ये जो लोथल है बच्चों, ये लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की, यानी कि जो पाटलिपुत्र जिसे आज का पटना कहा जाता है, तो ये पटना शहर जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना आपका उदयन यानी कि उदयभद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उदयन। और ये जो उदयन है बच्चों, इन्होंने जो पटना शहर की स्थापना किया था, ये उदयन आपका कौन से वंश के राजा थे? तो ये आपका हर्यक वंश के राजा थे और यही हर्यक वंश है जिन्होंने मगध पर पहली बार शासन किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए यही सब क्वेश्चन आता है, बार बार यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपको PYQ क्वेश्चन आपका 2010 से लेकर के 2024 तक करवा दूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। लगभग 80% यही सब क्वेश्चन आता है और 20% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो PYQ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है बच्चों, ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1526 में हुआ था। बोलिएगा सर किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा ये पानीपत का पहला युद्ध आपका बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी थे, ये दोनों के बीच आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें ये बाबर जीत जाता है और बाबर ने ही आपका इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखें किसके किसके बीच हुआ था? तो ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है और इन्होंने ही क्या करते हैं यहाँ पे भारत में ये मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। अगर पूछे कि पानीपत में आपका तीसरा युद्ध कब हुआ था, देखिए 3 युद्ध आपका महत्वपूर्ण है पानीपत का, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1761 में, ठीक है। दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में और जो पहला हुआ था 1526 में। क्लियर है? सारा कुछ रिलेटेड बताते हुए चल रहा हूं ताकि दिक्कत आपको ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो जो धम्म नीति है बच्चों, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन आपका अशोक ने किया था। और अशोक ने कब किया था? जब अशोक कलिंग युद्ध करके आते हैं, ठीक, उसमें लाखों आदमी का नरसंहार करते हैं। उसके बाद अशोक का दिल कांप उठता है कि हमें अरे जो
निर्दोष व्यक्ति है उसे नहीं मारना चाहिए। उसके बाद अशोक आपका पूरे पृथ्वी यानी कि विश्व की शांति के लिए आपका धर्म की नीति का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। देखिए आपका जो भक्ति आंदोलन कर सकते हैं ये दो तरह से बटा हुआ था, एक निर्गुण शाखा, एक होता आपका सगुण शाखा। ठीक है, तो जो निर्गुण शाखा के अंतर्गत आते हैं इसे आप लोग याद रखिएगा, जैसे कबीरदास हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया गुरु नानक हो गया, पीपा हो गया, रेदास हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका क्या में आते हैं, ये सब आता है आपका निर्गुण शाखा में। अगर पूछे कि सगुण शाखा में कौन कौन से आते हैं, तो सगुण शाखा में आपका मीराबाई हो गया, तुलसीदास हो गया, ठीक है, आपका रामदास हो गया, ये सब आपका सगुण शाखा में आता है। बाकी बात ये निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं, सगुण भक्ति किसे कहते हैं, ये आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ सिंपली आप लोग याद रखिए निर्गुण में आपका कौन कौन आता है, रेदास, नामदाव, गुरु नानक, पीपा, आपका कबीरदास, ये सब निर्गुण में। और सगुण में कौन कौन आते हैं, तो मीराबाई, तुलसीदास, ठीक है, ये सब आपका रामदास, ये सब सगुण में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा था निर्गुण वाला, तो निर्गुण में सिर्फ एक यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कबीरदास। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ह्वेनसांग किन के दरबार में भारत आया था। तो जो आपका ह्वेनसांग है बच्चों, ये आपका हर्षवर्धन, किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आपका भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दो चीनी यात्री महत्वपूर्ण है, एक था आपका ह्वेनसांग, ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था, एक था आपका फाहियान, कौन था, एक था आपका फाहियान। और फाहियान किसके दरबार में आया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आपका विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की भी मतलब उपाधि धारण किया था इस वजह से। तो याद रखिएगा, अगर हा से हर्षवर्धन पूछे, मतलब हा से ह्वेनसांग पूछे तो हर्षवर्धन याद रखना है, अगर फाहियान पूछे तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यही दोनों आपका दोनों के शासनकाल में आए थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। तो विजयनगर के जो प्रसिद्ध शासक हैं कृष्णदेवराय, ये कौन से वंश से थे, तो ये आपका तुलु वंश से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तुलु वंश। ठीक है, देखिए पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंश ने शासन किया था, तो टोटल आपका 4 वंश ने शासन किया था। कौन कौन से वंश, तो ट्रिक भी मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूं, आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं क्या, संगम सतुआ, संगम सतुआ, ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से चारों वंश का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। संग से क्या हो गया, संगम वंश हो गया सर, आपका स से क्या हो गया, आपका स से हो गया आपका सुलु वंश हो गया सर, सुलु वंश हो गया, त से तुलु वंश हो गया सर, आ से आरबीडू वंश हो गया सर। ठीक है, तो चारों वंश का नाम याद रख सकते हैं। तो जो कृष्णदेवराय थे ये आपका तुलु वंश से थे, और विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। और इन्होंने हरिहर और बुक्का कौन से वंश से थे, तो पहला वंश स्थापना किया था वही रहेगा जी, तो संगम वंश से हरिहर बुक्का थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो हुमायूं नामा की रचना आपका गुलबदन बेगम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये गुलबदन बेगम कौन थी, तो यहाँ हुमायूं की बहन थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वज्रयान किस धर्म की शाखा है। तो वज्रयान आपका बौद्ध धर्म की एक शाखा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और समुद्रगुप्त हुई आपका प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे आपका एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। पूछता है कि सिक्के पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया। भारत का नेपोलियन इसे कहते हैं, प्रियदर्शनी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1600 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। पहले ये बताइए कि संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था संथाल विद्रोह सर, तो बोलिएगा सर 1855-56 में हुआ था। ठीक है, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता आपका सिद्धू कान्हू थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये संथाल विद्रोह है बच्चों, ये कहाँ पे हुआ था, तो बोलिएगा सर ये आपका एक, हाँ, तो ये संथाल परगना जो कि आज का साहेबगंज तरफ साहेबगंज है उधर हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो 1857 के जो सिपाही विद्रोह है ये आपका मेरठ से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा।
और ये आपका कौन से डेट को आरंभ हुआ था? तो ये आपका 10 मई को आरंभ हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है बच्चों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र आपका ये कौन सा था? तो ये आपका सूरत था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सूरत। यहीं से आपका सारा कुछ कंट्रोल किया जाता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के कारणों में एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था? देखिए 1857 के विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसके तत्कालीन कार्य क्या था? तो बोलिएगा सर चर्बी वाला कारतूस था। और ये चर्बी वाला कारतूस है वो किस राइफल में प्रयोग किया जाता था? तो बोलिएगा सर एनफील्ड राइफल में। कौन से राइफल में? एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को आपका थॉमस मुनरो ने, किसने? थॉमस मुनरो ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस मुनरो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में फंसाने के लिए किस तरह से ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? हेक्टर मुनरो और थॉमस मुनरो। यहाँ मुनरो फर्स्ट देखिएगा, मुनरो फर्स्ट बी मार के चलाइएगा, नहीं, आपको थोड़ा सा सारा ऑप्शन को एक बार अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक है, तब आपको टिक करना है। फंसाने के लिए, आपको क्वेश्चन को गलत करने के लिए आपको इस तरह का कुल भी आपका एक तरह से कहते हैं एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आराम से पढ़ना है। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। बोलिएगा सर कब लागू किया था? तो 1820 में। कब? 1820 में लागू किया था। और ये थॉमस मुनरो कौन थे? तो ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी का आपका गवर्नर थे। और ये आपका मद्रास और बम्बे के क्षेत्र में ये आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस मुनरो 1820 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ पे किया गया था? बोलिएगा सर कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। कब किया गया था? तो बोलिएगा सर 1696 में। किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और कौन सी नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे, ठीक है। सारा रिलेटेड याद रखते चलिए, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मेघदूत की रचनाकार कौन है? यानी कि मेघदूत जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना आपका कालिदास ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, टेंशन नहीं लेना है। जितना मैं आपको करवाते चल रहा हूँ ये सारे आपको करते हुए चलना है, ठीक है। एकदम जो PYQ का पैटर्न है उसी बेस पर आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसी बेस पर आपको मैं क्वेश्चन करवाते हुए चलूंगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि पाणिनि ने कौन सी पुस्तक की रचना किया है, तो याद रखिएगा पाणिनि अष्ट अध्याय। पूछेगा अष्ट अध्याय पुस्तक की रचना किसने किया है? तो पाणिनि ने किया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी चाणक्य ने कौन सी पुस्तक की रचना किया? कई बार आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, कमेंट कीजिएगा कि चाणक्य, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने कौन से पुस्तक की रचना की है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यूनेस्को जो कि आपका एक तरह से कह सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है। जो आपका पुराने स्थल हैं, ठीक है, मंदिर है, इसको एक तरह से संरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी विश्व विरासत स्थल को घोषित करता है, ठीक है। तो जो आपका हम्पी है बच्चों, इसको कब घोषित किया था? तो इसे आपका 1986 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस स्थान से? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है बच्चों कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? ठीक है, तो रामायण की रचना किसने किया था? तो रामायण की रचना आपका महर्षि वाल्मीकि ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और वाल्मीकि। अगर पूछे कि महाभारत की रचना किसने किया है, तो महाभारत की रचना आपका वेद व्यास ने किया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो संताली भाषा में विद्रोह को आपका उलगुलान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उलगुलान। थोड़ा सा मुंह सूख रहा है, पानी पी लेते, रुकिए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिल करके किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है, किसने किया था? तो आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिल करके किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था बच्चों? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना आपका 1923 में। कब? 1923
1923 में किया गया था। और ये भी याद रखिएगा, जो आपका चित्तरंजन दास है ये आपका स्वराज पार्टी का अध्यक्ष था। कौन था? ये आपका इसका अध्यक्ष था। और जो आपका मोतीलाल नेहरू है ये इसका सचिव था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार सोने का सिक्का आपका इंडो ग्रीक ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडो ग्रीक। अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था आपका कुषाण ने। किसने? कुषाण ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दो तरह का क्वेश्चन बनता है, पहली बार सोने का सिक्का इंडो ग्रीक ने, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का आपका कुषाण ने, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गांधी जी का राजनीतिक दर्शन अविचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो गांधी जी का जो राजनीतिक दर्शन या तो विचारधारा है ये आपका हिंद स्वराज पुस्तक में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल आपका ये राखी गढ़ी है, जो कि आपका हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो ये मोहनजोदड़ो था, जो कि आपका पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? भारत में स्थित होना चाहिए। तो भारत में आपका राखी गढ़ी स्थित है, सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से आपका ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और उस चैनल पे नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करते हैं ना उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि हाँ बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारा मेहनत किसी को काम आ रहा है, ठीक है। बाकी बात समझदार है, वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जौहर झारखंड।